हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखो बच्चों, कल भी हमने जो है आरोप भाग 1 के क्वेश्चन आंसर करे थे और आज भी मैं उसी के क्वेश्चन आंसर कर रही। आप लोगों की डिमांड पर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे बड़ी अच्छी हमें एमसीक्यू करवा दो लास्ट टाइम हमारा। तो बेटा आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिए लिखे, उसके लिए थैंक यू। और जब आप दिल से मेरे करीब जुड़े हो ना, दिल से कमेंट करते हो, तो मैं भी आपसे दिल से जुड़ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार 2023 में आपकी जॉब पक्का श्योर हो जाए। तो इसलिए मुझे आपसे बहुत लगाव हो गया है। से आप जब ऐसे ऐसे कमेंट करते हो तो मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा और लेकर आऊँ। ठीक है बेटा, तो अभी तारीफ तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले हमारी तैयारी है। मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और आप कम से कम टाइम जो है ख़राब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा टाइम लगाएं, मतलब अपनी तैयारी में दो जितना भी टाइम। अब तो लास्ट टाइम है। तो यहाँ हम पद्य का पढ़ेंगे, वो गद्य भाग था। तो इस कविता का नाम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आदत है कि पहले हम एक बार ओरल क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने पढ़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी है वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है बेटा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कवि का क्या नाम है? तो त्रिलोचन आपको सामने दिखाई दिया होगा। चंपा को किस बात का अचरज, अचरज का मतलब, यहाँ से एक मिनट बेटा, मैं यहाँ से कुछ बताना चाहती हूँ आपको। देखिए त्रिलोचन पर्यायवाची, आप सभी जानते हैं कि पर्यायवाची भी आ रहे हैं। हमारे जो अभी पेपर हो रहे हैं उसमें पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, हर बच्चे का जवाब है पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो बेटा पर्यायवाची का मतलब है कि जो त्रिलोचन है किसका पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए तो ये शिव भोले का पर्यायवाची है। त्रि का मतलब होता है तीन, लोचन का मतलब होता है आंख। तो 3 आंखों वाला कौन था? शिव भोले, जिनके माथे पर तीसरी आंख थी। ठीक है, फिर ये माफ कीजिए, ये अगर समास इससे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास है बेटा, तो इसमें बहुवीरी समास है। क्या समास है? बहुवीरी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी आदत है, मैं आपको कहती हूँ कि मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ओरल रूप से बोलकर बताती हूँ, या अपनी बुक ले लिया करो, उसके ऊपर लिख लिया करो। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। चंपा को किस बात पर अचरज है? चंपा को किस बात पर अचरज है? काले काले अक्षरों से निकलने वाले स्वर पर जो है उसको हैरानी है, अचरज है। चंपा कवि के पास आकर कब खड़ी हो जाती है? जब कवि माफ कीजिए, कवि पढ़ने लगता है। क्या करने लगता है? पढ़ने लगता है। ठीक है, कवि क्या करता है? जब पढ़ने लगता है तो आकर आपको सारे ऑप्शन देखने बेटा, अगर मैं तो सिर्फ वही बताऊंगी जो इसका उत्तर होगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन देखने, कहीं आप पजल हो जाओ। ठीक है बेटा, मैं आपके समय की बचत के लिए ऐसा कर रही हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं नहीं मैम सारे ऑप्शन बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, कवि ने काले शब्द को क्यों दोहराया है? अक्षरों को सुनाने के लिए, अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, लय बनाने के लिए। तो अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए चंपा ने काले शब्द, देखिए यहाँ नहीं है कवि ने चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो काले काले 2 बार आया ना। तो काले काले में अगर आ जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। मैं आपको अलंकार भी साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हुई चलूंगी। ठीक है बेटा, कवि ने काले शब्द को क्यों दोहराया है? अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंपा के पिता का क्या नाम था? चंपा के पिता का नाम मोहन था, कृष्ण था, सुंदर था, पृथ्वी सिंह था। तो जैसे आपने कविता पढ़ी है, चंपा के पिता का नाम क्या था बेटा? सुंदर। सुंदर कौन था? तो बेटा सुंदर एक क्या था? ग्वाला था। चंपा क्या काम करती थी? चंपा पशु चराती थी। क्या चराती थी? पशु चराती थी। ठीक है बेटा, चंपा का स्वभाव कैसा था? तो कविता के अनुसार चंपा का स्वभाव बेटा चंचल था। चंपा कभी कभी क्या करती है? चंपा कभी कभी उद्यम मचाती है। क्या करती है बेटा? उद्यम मचाती है। चंपा कभी परेशान क्यों हो जाता? चंपा से कभी क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि चंपा द्वारा वस्तुएं चुराने पर कभी परेशान हो जाता है। ठीक है, और ये एक वचन बहुवचन में पूछ लिया जाए तो वस्तुएं अपना देख लीजिए, ये बहुवचन है, वस्तु से वस्तुएं बना है। चंपा के अनुसार कवि दिन भर क्या करता है? सोते रहता है, कागजों पर लिखता है, टेलीविजन देखता है, बातें करता है। तो चंपा के अनुसार कवि जो है दिन भर कागजों पर लिखता रहता है। ठीक है, कवि के हंस पढ़ने का क्या कारण है? तो कवि के हंस पढ़ने का उसकी भोली भाली बातें। किसकी भोली भाली बातें? चंपा की भोली भाली बातें, जो एक छोटी बेटी है।
सब जन पढ़े, ये किसकी इच्छा है? सब जन पढ़े किसकी इच्छा है? तो ये महात्मा गांधी की इच्छा है, सब जन पढ़े। कवि की क्या कामना है? तो कवि की बेटा सब लोग शिक्षित हो। कवि की क्या कामना है? सब लोग शिक्षित। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चंपा के न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? चंपा न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? तो चंपा न पढ़ने के लिए पढ़ लिख कर लोगों के दूर जाने का तर्क प्रस्तुत करती है। कवि ने नारियों के लिए किसका महत्व समझाया है? कवि ने नारियों के लिए किसका महत्व समझाया है? पढ़ने लिखने का। चंपा पढ़ाई लिखाई को किसका प्रतीक मानती है? चंपा पढ़ाई लिखाई को चालाकी का प्रतीक मानती है। तो ये हमने 17 क्वेश्चन आंसर करे, इसमें 17 ही बनते हैं। एक बार मैं आपको कविता पढ़ा देती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ, फिर आप उसके और भी क्वेश्चन आंसर बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो मैं बढ़ाती हूँ एक बार। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कम समय में। देखिए कविता का क्या नाम बेटा? चंपा काले काले अक्षर चिन्हती। किसकी है? त्रिलोचन की है। तो इसमें कविता में क्या दिया गया है कि इस कविता में ये दिया गया है कि कवि है वो क्या करता है कि कविता लिखता रहता है, मतलब जैसे भी कुछ भी पढ़ाई लिखाई करता रहता है। तो एक छोटी सी लड़की है वो कवि के पास आकर खड़ी हो जाती है और तब कवि पढ़ता है ना, तो वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो उसको बड़ी हैरानी होती है। किस बात की हैरानी होती है? उसको काले काले अक्षर, ये नहीं, ये काले काले अक्षरों से आवाज़ कैसे निकलती है? भाई ये तो निर्जीव है, मतलब ये तो इनमें तो कुछ जान है नहीं, लेकिन ये बोलते कैसे हैं? उसको हैरानी होती है। क्यों होती है उसको हैरानी? क्योंकि वो निरक्षर है, वो उसको साक्षर, ये नहीं, वो साक्षर नहीं है, ये नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो कभी उसको क्या है ना, पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। वो उसकी कभी पेन चुरा लेती है, कभी उसकी वो बुक चुरा लेती है, कभी कागज़ चुरा के छुपा लेती है। तो इससे कभी को बड़ी कभी परेशान हो जाता है उसकी चंचलता के कारण, और कभी कभी को हंसी भी आ जाती है। तो कवि को पता है अगर ये पढ़ी लिखी होती तो ऐसा काम नहीं करती, अनपढ़ है। तो कवि चाहता है कि वो पढ़े लिखे, तो इसलिए कवि उसे कहता है कि तू भी पढ़ लिख लिया कर। तो इसमें वो कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है। तो फिर कवि कहता है कि अगर तेरी शादी हो गई, कल आपके पति कहीं बाहर चले जाएंगे नौकरी के लिए, तो तुम उसके पत्र कैसे पढ़ोगी, या फिर उसके पास पत्र कैसे भेजोगी? तो इस पर चंपा ये कहती है कि मैं तो शादी नहीं करवाऊंगी, ठीक है, और शादी करवाऊंगी तो फिर उसको विदेश नहीं जाने दूंगी। तो वो कहता है कि तेरे पति कलकत्ता चला जाएगा पढ़ने, मतलब नौकरी के लिए। तो उस जमाने में बेटा पता है क्या होता है कि हमारे जो गांव देहात ग्रामीण इलाके में काम नहीं होता था, आजकल भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल भी बहुत कम ऐसा है। तो वो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो वो कभी कहता है कि उसे काम के लिए जाना पड़ेगा, और तो तब तुम लेटर उसके पत्र कैसे पढ़ोगी? तो इसमें वो कहती है कि कलकत्ता पर वज्र पड़े, वज्र मतलब कलकत्ता ही नष्ट हो जाए। तो इसमें वो कहता है कि जो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे गांधी बाबा की इच्छा थी कि सभी महिलाएं, सभी जन, सभी लोग पढ़ें। तो इस पर चंपा ये कहती है कि आप कहते हो कि पढ़ना लिखना अच्छा होता, तो आप गांधी बाबा अच्छे थे, यानी महात्मा गांधी की बातें हो रही है यहाँ, यानी महात्मा गांधी अच्छे थे, आप तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे थे, फिर वो ऐसी खराब बातें क्यों बोल रहे थे? तो वो कहता है कि जब आप मतलब उनका नहीं तो उनके पत्र पढ़ पाओगी, वो भेजेंगे, और ना ही आप पत्र भेज पाओगी, तो फिर क्या आपका रिश्ता ऐसे कैसे रह लोगी अपने पति के बिना? तो वो कहती है कि मैं कलकत्ता ही उसको नहीं जाने दूंगी। वो कहता है कि अगर चला गया तो ये कहती है कि कलकत्ता ही नष्ट हो जाए, वज्र पड़े, जो है बाहर जाना, नौकरी करना अच्छी बात नहीं है, मतलब वो अपने पति से दूर होना नहीं चाहती। तो इस कविता का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हर एक चीज़ का अपना उद्देश्य होता है बेटा। इस कविता का उद्देश्य है कि एक तो ये उद्देश्य है कि अनपढ़ता है कि वहाँ समाज में महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तो एक अनपढ़ता, और दूसरा ये है कि काम काज के लिए, पहला तो यही है कि काम काज के लिए हमारे देहात इलाके में काम नहीं, कि वो जैसे भी मतलब शहरों में पलायन करना पड़ता है लोगों को, और संयुक्त परिवार जो है टूटते जा रहे हैं, परिवार एकल होते जा रहे हैं। और उसके एक और अनपढ़ता भी है, क्योंकि अनपढ़ जो है चंपा को उस कविता में अनपढ़ दिखाया गया है। वो भैंस चराती है, और उसका पिता है वो भी सुंदर नाम है उसका, और वो भी गवाला है, नहीं भैंस चराता है,
तो ये थी आपकी कविता, आपने इसको पढ़ा और अभी हम इसकी एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये किस कवि की है? तो बेटा अभी हमने पढ़ा, त्रिलोचन की है। चंपा को किस बात पर अचरज हैरानी होती है? तो काले काले अक्षरों से स्वर निकलने की हैरानी होती है। त्रिलोचन बता ही दिया था कि ये शिव का पर्यायवाची है, बहुव्रीहि समास है। चंपा को कवि के पास आकर कब खड़ी हो जाती है? जब कवि पढ़ने लगता है तो कवि के पास आकर खड़ी हो जाती है। कवि ने काले काले शब्द को क्यों दोहराया है? अक्षर को सुनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए। चंपा के पिता का क्या नाम था? जैसे पाठ के मुताबिक जो है कवि चंपा के पिता का नाम सुंदर था। सुंदर क्या था बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि सुंदर एक ग्वाला था। चंपा क्या काम करती थी? पशु चराती थी। बताया वो कि नौकरी तो कहाँ करेगी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। चंपा का स्वभाव कैसा था? जाहिर सी बात भी चंपा का स्वभाव चंचल होगा, क्योंकि वो चंचलता, कभी उसकी पेन चुरा रही है, कभी उसकी कॉपी चुरा रही है, उसको परेशान कर रही है, तो वो चंचलता उसके स्वभाव में है। चंपा कभी कभी क्या करती थी? कभी कभी उद्यम मचाती थी। क्या करती थी बेटा? उद्यम मचाती थी। यानी उद्यम ही मचाना है कि वो उसको किसी दूसरे को परेशान करना, उद्यम मचाना होता है। कवि परेशान क्यों हो जाता है? चंपा द्वारा वस्तुएं चुराने पर कवि परेशान हो जाता है। चंपा के अनुसार कवि दिन भर क्या करता है? चंपा के अनुसार दिन भर कवि कागजों पर लिखता है। कवि के हंस पड़ने का क्या कारण है? उसकी बोली वाली बातें सुनकर। भाई वो ऐसी बोली वाली बातें कर रही थी, वो छोटी सी बेटी, छोटी सी गुड़िया, तो उसको कवि को बड़ी हैरानी होती है और उसको हंसी आ जाती है उसकी बातों पर। एक ऐसी नटखट, एक ऐसी है बेटी है। सब जन पढ़े, ये किसकी इच्छा है? सब जन पढ़े, ये कविता के अनुसार गांधी बाबा की इच्छा थी। कवि की क्या कामना है? कवि की क्या कामना है? सब लोग शिक्षित हो। क्या बेटा? सब लोग शिक्षित हो। कवि चाहता है कि सब लोग शिक्षित, सब लोग पढ़े। चंपा न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? पढ़ लिख कर लोग बुरे हो जाते हैं, पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं, और पढ़ने से लोग लालची हो जाते हैं, पढ़ लिख कर लोग स्वार्थी हो जाते हैं, तो पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं। कवि ने नारियों के लिए किसका महत्व समझाया है? कवि ने नारियों के लिए पढ़ने लिखने का महत्व समझाया है। यानी पढ़ने लिखने क्या है कि सभी नारी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे अच्छे साक्षरता यानी निरक्षर नहीं रहना चाहिए, उसे पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है नारी के लिए। चंपा पढ़ाई लिखाई को किसका प्रतीक मानती है? तो चंपा पढ़ाई लिखाई को चालाकी का, वो कहती है कि पढ़ लिख कर लोग चालाक हो जाते हैं और अपने घर को छोड़कर दूर नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो बेटा ये हमने त्रिलोचन का काले काले अक्षर चिन्ह थी। यहाँ पर हमारे MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए, और जितना मेरे पास समय बचता, कल मैं आपके लिए और भी मैराथन क्लास लेकर आऊँ। और आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और आप ही मेरी प्रेरणा हो। क्या है कि मुझे और प्रेरणा, मेरी तबीयत खराब होती है तब भी मुझे लगता है नहीं मैं क्लास बनाऊँ, बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, और अगर उनको फ़ायदा हो रहा है ना, तो अगर मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक बात और बता दो बेटा, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ा, मैंने इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो है क्लास आपको देरी से प्रोवाइड करवाई है, लेकिन जितनी भी करवाई है, ये मेरा आपसे वादा है कि हर क्लास से आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरे पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस की शुरुआत की है, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि मैं KVS नहीं, मैं हरियाणा में जॉब करूँ, हो सकता है उसके हरियाणा में पसंद हो, तो हम जल्दी ही, जैसे ये KVS का पेपर ख़त्म होता है, आप देकर आते हो, मैं HPSC हरियाणा स्क्रीनिंग की क्लासेस हम उचित समय पर शुरू कर देंगे अभी से, और मैं इसका कंप्लीट कोर्स करवा दूँगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। साय में धूप शीर्षक कविता का क्या नाम है? तो बेटा साय में धूप कविता का नाम है, मतलब कविता के जो लेखक हैं दुष्यंत कुमार है। क्या बेटा? दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार की जो कविता है साय में धूप, क्या बेटा? साय में धूप।
साए का क्या अर्थ है? देखिए बेटा, अर्थ अन्य आपके सिलेबस में एकार्थी, अनेकार्थी, समसुत, भिन्नार्थी बहुत चीजें आपके सिलेबस। साए का अर्थ क्या है बेटा? साए का जो अर्थ है ये ऑप्शन नंबर सी आपको पता है। साए का आप हमारे जो कॉमन भाषा में देहात में साए को जो छाया बोलते नहीं है कि मेरे ऊपर तो भगवान का साया है, मतलब भगवान की छाया है, मेरे ऊपर पिता का साया है, तो ऐसे साया का मतलब छाया है। साए का एक प्रायवाची आशीर्वाद भी साए को बोलते हैं, छाया भी बोलते हैं, ठीक है। चिराग किसका प्रतीक है? रोशनी का, धन का, जीवन में विकास के साधनों का, संघर्ष का। तो चिराग बेटा जीवन में विकास के साधनों का प्रतीक है। यहाँ तो जो है ये मतलब प्रतीकात्मक होता है, प्रतीक यानी किसी चीज़ को माध्यम बना लिया जाए। लेकिन बेटा मैं आपको प्राइवेसी में बता दूं, चिराग का मतलब होता है दीपक। क्या बोलता है? दीपक। जैसे पुत्र को भी चिराग बोल देते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं ये मेरे कुल का चिराग है, मतलब कुल का चिराग, कुल का मतलब दीपक है। और पुत्र के लिए भी चिराग हम प्रयोग करते हैं और दीपक के लिए भी करते हैं। दरखत किस भाषा का शब्द है? दरखत अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू, फारसी, हिंदी का। तो बेटा दरखत जो है उर्दू फारसी का शब्द है। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, कहीं पर आपको ये नुक्ता वाले चिन्ह मिल जाए ना, तो वो शब्द क्या होते हैं? अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। और एक बात और, जैसे हमारे ये वर्ण होते हैं ख ख ख ख ख ग और जैप है, ठीक है, क्या क्या जैप है, ये 5 वर्ण होते हैं हमारे, और इन पर ऐसे नुक्ता लगा होता है। तो यह क्या है? ये फारसी के शब्द हैं। क्या बेटा? ये फारसी के। और किसी भी शब्द के नीचे आपको ये बिंदु दिखाई पड़ जाए ना, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इनको फारसी का लगा देना, अरबी और फारसी के होते हैं। तो ठीक है, तो ये है ना, यहाँ उर्दू आया है दरखत, ये ख है ना, ये उर्दू का शब्द है, नहीं ये फारसी का शब्द है। क्या बेटा? ये फारसी का है, और उर्दू फारसी उसको साथ साथ ले लिया जाता है। तो ठीक है, फारसी का ध्यान रखना, ये फारसी का है। पाँव से पेट ढक लेंगे शब्द में किस ओर संकेत किया गया है? पाँव से पेट ढक लेंगे किस ओर? गरीबी की ओर, लोगों के असभ्यपन की ओर, देशभक्ति की ओर, कंजूसी की ओर। तो यहाँ पर गरीबी की ओर संकेत किया गया है। क्या है? गरीबी की ओर संकेत किया। कवि ने किस सफर की ओर संकेत किया है? तो कवि ने किस सफर की ओर संकेत किया बेटा? प्रवृत्ति सफर, जीवन की यात्रा, स्वर्ग की यात्रा, तीर्थ स्थलों की यात्रा। तो कवि ने जीवन की यात्रा की ओर जो संकेत किया है। आगे बढ़ते हैं। कवि ने पत्थर किसे कहा है? शासक वर्ग को, धार्मिक नेता को, कर्मचारी वर्ग को, जनसाधारण को। कवि ने पत्थर शासक वर्ग को कहा है। प्रस्तुत गजल में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? पौराणिक युग, मुगल काल, स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता से पूर्व। तो इसमें बेटा स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन लिया गया है। तो बेटा ये साए में धूप जो है, ये गजल है, जो गजल लिखी साए में दुष्यंत कुमार ने। तो इस गजल का ये मतलब है कि लोगों में आज़ादी के जब चाहते थे कि आज़ादी मिले, लेकिन आज़ादी मिल गई, लेकिन इतनी गरीबी, इतनी दरिद्री है कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कहता है कि जैसे हम आज़ाद नहीं हुए थे तब तो लग रहा था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन पाँव से पेट ढकले, मतलब लोगों के पास न तो खाने के लिए खाना है, न पहनने के लिए कपड़े हैं। हमारे देश में अभी उतनी ही गरीबी छाई हुई, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच खाई बनी हुई है। खाई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा असमानता है, जो है शासक, जो अमीर लोग और अमीर होता जा रहा है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। तो देखिए, और कविता होती है, आप सभी जानते हैं इस बात को, आपका पता है। देखिए कविता होती है जो प्रतीकात्मक होती है, उसमें 2 अर्थ, एक तो सीधा सीधा अर्थ होता है जो हम शब्दों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन हर कविता के मूल का यानी मूल उद्देश्य कुछ और ही होता है, और वो गूढ़ रहस्य उस कविता में छिपा होता है। तो इसमें जो है हमारे देश की गरीबी और दरिद्री जो है उसका जो है इसमें गूढ़ रहस्य है, मतलब इसका उद्देश्य है। तो बेटा ये हमने साए में जो धूप में, देखिए पत्थर का मतलब आप भी
मतलब आपने भी सुना होगा ये कहते हुए बड़े बुजुर्ग कि वो इंसान तो पत्थर है, उसके मन में दया ही नहीं है। तो मतलब शासक वर्ग यानी ऊंचा होगा तो भी वो गरीब आदमी होता है या कोई कमजोर आदमी तो उसमें तो करुणा का भाव ऐसे ही भरा रहता है। लेकिन निर्दयी कौन होता है? या तो फिर ऊंचे पद का होता है, या फिर कोई बिजनेस मैन होता है, या फिर कोई बड़ा जमींदार छोटे किसान पर करता है। तो जो ऊंच पद पर जाता है उसी को अहंकार हो जाता है। अब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ 2 कंप्लीट होते हैं और अब हम पढ़ेंगे अक्क महादेवी। क्या पढ़ाएंगे बेटा? अक्क महादेवी। इनके मैंने जो है इन कवियों के जो रचनाएं हैं बेटा वो मैंने करवा दी है, आप जाकर देख सकते हो। नए आए हो तो चैनल पर मैंने काफ़ी वीडियो मैराथन की डाली हुई है, हर एक वीडियो आपको नंबर दिलाएगी, 2-2 3-3 नंबर हर एक वीडियो। मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं डाली लेकिन जितनी भी डाली है महत्वपूर्ण डाली है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। और अब चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है बेटा। तो अक्क महादेवी क्या है? ए भूख मत मचल। क्या कह रही है? ए भूख मत मचल अक्क महादेवी। अक्क का मतलब होता है, ये कविता मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बार जो हमारा रूल है जिस नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं उसी के अनुसार हम पढ़ते हैं, ठीक है। ए भूख मत मचल शीर्षक कविता। कवित्री का क्या नाम है? देखिए पहले तो कवित्री शुद्ध देख लेने। शुद्ध में बहुत बार पूछा गया है, वैसे आप इसको ठीक कर लेते हो क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, लेकिन जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि जैसे कवि हम लिखते हैं, ठीक है, याद करने का आसान तरीका। आज के बाद गलत कभी नहीं होगा। कवित्री जैसे कवि में बेटा छोटी की मात्रा आई है, ठीक है, लेकिन जब हम कवित्री लिखेंगे ध्यान दीजिए हम इसकी मात्रा हटा देंगे कवि की, और ये है हम ये पर मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ये पर हम मात्रा लगा, जैसे यहाँ मात्रा आती है ना कवि में, तो वह की मात्रा हटाकर हम उससे अगले वाले वर्ण ये पर लगा देंगे और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये बन गया कवित्री, ठीक है। आज के बाद नहीं बोलोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात और बता देना चाहती हूँ बेटा, ये जो निशान लगता है ये विश्व में आदिबोधक मतलब हैरानी का भाव होता है या किसी के संबोधन का भाव होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इस कविता में कवित्री ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है भाई? वो कविता, इस कविता के माध्यम से कवित्री लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? उदार बनने का, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का, चरित्रवान बनने का, त्यागशीलता बनने का। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संदेश देती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवित्री ने किसे उथल पुथल मचाने से रोका है? पवन को, जल को, लालच को, क्रोध को। तो कवित्री ने क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। किसको बेटा? क्रोध को। क्योंकि जब हमारे क्रोध आता है तो हमारा कुछ भी, क्रोध में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता, हमारी बुद्धि उस समय बंद हो जाती है और सिर्फ गुस्सा हमारा काम करता है। तो लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो हमें पता चलता है कि हमने कितना नुकसान कर दिया। सबसे पहले तो हम अपने आप का ही नुकसान करते हैं। कवित्री के अनुसार कवि व्यक्ति को कौन मदहोश करता है? मदहोश मतलब, मद का मतलब होता है जैसे कोई नशा, कोई जैसे मद का मतलब होता है शराब का नशा, किसी भी जो मादक पदार्थ का। इसलिए पैसे का भी कभी नशा हो जाता है, सोने का भी नशा हो जाता है, इन्हीं और एक पद का भी नशा हो जाता है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया, वो और फिर उसको कुछ दिखाई ना दे, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। भाई उसको तो अधिकार दे दिया, वो तो मन में आए भाई उसका प्रयोग करेगा। लेकिन ये क्या है? ये भी एक नशा है। सिर्फ मतलब नशा ये नहीं कि मादक पदार्थों का सेवन ही नशा नहीं होता, कुछ व्यसन, बहुत सारे ऐसे व्यसन बुराई है जिसका नशा व्यक्ति करता है। तो कवित्री के अनुसार व्यक्ति को कौन मदहोश करता है? मद करता है। मद मतलब उसका यहाँ जो है मद अहंकार से भी हो सकता है, और ये अहंकारी हो जाता है, या फिर पद का लालच हो जाता है, या पैसे का हो जाता है, या किसी स्त्री का हो जाता है, किसी का भी जो है गलत, किसी अति हर चीज़ की बुरी होती, कहने का अभिप्राय ये है।
आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मन में जलन किस भाव से उत्पन्न होती है? तो मनुष्य के मन में जलन किस भाव से? ईर्ष्या से। देखिए, तो हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे तो तभी तो जलन होगी। और अगर मान लीजिए गुस्सा तो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, लेकिन ईर्ष्या का भाव ये होता है बेटा, हम उससे वो कितना भी अच्छा कर ले हमारे लिए, लेकिन हम उसको बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए ईर्ष्या नफरत भरी हुई है। कवियत्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है? तो कवियत्री ने किस देवता की? शिव की जो है भक्ति का संदेश दिया है। कवियत्री ने जूही के फूल के समान किसे बताया है? तो कवियत्री ने जूही के फूल के समान किसे बताया है? ईश्वर को बताया है। कवियत्री का क्या भूलने की प्रार्थना करती है? तन, धन, घर, देश। तो कवियत्री जो है घर भूलने की प्रार्थना करती है। कवियत्री प्रभु भक्ति के मार्ग में किसे बाधा मानती है? तो भक्ति के मार्ग में भौतिक वस्तुओं को बाधा मानती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कवियत्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है? कवियत्री के अनुसार जो है घर जो है किसका प्रतीक है बेटा? अहंकार का। अहंकार, घमंड, दर्प, ये इसके पर्यायवाची हैं। कवियत्री ने सांसारिकता को क्यों त्याग देना चाहती है? कवि सांसारिकता को क्यों त्याग देना चाहती है? प्रभु के प्रति समर्पण हेतु। देखिए बेटा, अब मैं बताती हूँ आपको। ये जो अक महादेवी है, ठीक है, ये कन्नड़ की कवित्री थी, ठीक है। और कन्नड़ में बेटा अक को क्या कहा जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है ना इसे, इसका जो है मैंने इसके जो जीवन परिचय पढ़ा है, और इसकी कविताएं वो भी मैंने आपको रचनाएं भी पढ़ाई है, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया भी। मैं MCQ क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसने नहीं देखे ना, जो चैनल पर नया है तो वो देख सकता है। अक्का होता है कन्नड़ में। कन्नड़ किसकी भाषा? कर्नाटक की। तो कन्नड़ का मतलब होता है, अक्का मतलब होता है दीदी या बहन। दीदी या बहन, बहन भी कह सकते हो, बहन भी या दीदी भी। तो अक जो है कन्नड़ भाषा का शब्द है अक, और कन्नड़ भाषा में अक को दीदी या बहन कहा जाता है। तो ये भूख मत मचल, ये क्या है कि एक इसको थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। मेरी यही आदत है अभी बताने की, क्या करूँ। मैं चाहती हूँ कहीं बच्चों को समझ में ना आया हो, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, वरना मेरा टाइम खराब, आपका टाइम खराब, मेरा कोई दे से। ये क्या है कि अक जो मैंने आपको इसको ये इतनी सुंदर थी, और ये अक चनिका मल्लुर्जुन बोला जाता है। तो उस चनिका मल्लुर्जुन की ये पूजा करती, तो वो मतलब शिव की क्या है, शिव को कहा जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एक जो इनके जो देहात, यानी इनके जो ग्रामीण इलाके का जो भी जहाँ रहती थी ये, तो इनके स्थल का एक राजा इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, और वो इससे शादी करना चाहता है। अक महादेवी को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये अपने दबाव के कारण उससे 3 शर्त रखती है। फिर वो क्या है कि वो राजा उस शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, इससे इसका विरोध करके वो नग्न अवस्था में जो है संसार को छोड़ देती है, और विरोध करती है कि स्त्री मात्र शरीर ही नहीं है, उसके और भी उसकी जो विचार है, आचार है, उसकी प्रतिष्ठा है, सिर्फ स्त्री को शरीर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो वो अपने जो शिव की आराधना करती है, शिव की भक्ति के लिए बोलती है, और उन्होंने एक भूख मत मचल ये लिखा है। तो एक भूख मत मचल कविता के माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती है कि ए भूख, यानी उन्होंने कहा है कि अपनी इंद्रियों के बारे में कहा है, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये सब हमारी इंद्रियां ही है ना। तो उसने कहा है कि ये भगवान मुझे ऐसा करे, मतलब मुझे भौतिक वस्तुओं का लालच ना आए, इस आंसर में भौतिक वस्तु का लालच ना आए। तो वो कह देना चाहती है कि जैसे कि जिस प्रकार मुझे बहुत भूख लगी हो, और मेरे पास एक ही रोटी हो, और वो कुत्ता आ जाए, तो वो रोटी भी मैं उसको भी कुत्ता छीन के ले जाए, ठीक है। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचे, न घर हो, न पैसा हो, न खाने के लिए, तो इससे क्या होगा, मेरा अहंकार टूट जाएगा, और मैं मजबूरी में क्या है, भौतिक वस्तुओं को त्याग कर भगवान की शरण में चली जाऊंगी। कहने का अभिप्राय है, कभी अपनी इंद्रियों भगवान से प्रार्थना करते कि मेरे इंद्रियां मेरे वश में हो, मैं इंद्रियों के वश में नहीं रहना चाहती हूँ, और मेरे पास ऐसी भौतिक वस्तु सब कुछ नष्ट कर दे, सिर्फ और सिर्फ आपकी मुझे भक्ति चाहिए, ठीक है। इस कविता का मैं मूल संदेश ये कि कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की गुजारिश की है भगवान से, ठीक है।
और ये एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपका। ए भूख मत मचली है अक महादेवी की। इस कविता में ने मनुष्य को क्या संदेश देना चाहती है, मतलब दिया है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का। कवि ने किसे उथल पुथल मचाने से रोका है, तो क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। किसको बेटा, एक मिनट बेटा, हाँ, क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। किसको रोका है बेटा, क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। कवि के अनुसार व्यक्ति को कौन मदहोश करता है, तो कवि के अनुसार व्यक्ति को मद जो है मदहोश करता है। कवि के मन में जलन किस भाव से उत्पन्न होती है, उसमें ईर्ष्या के भाव से उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के भाव से। ठीक है। कवित्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है, तो जैसे कि हमने अब आपको कविता में बताया, शिव की जो है उसने संदेश दिया है। आगे बढ़ते, कवि ने किसे जूही के फूल के समान बताया, तो उसने जूही के फूल के समान किसे बताया, ईश्वर को बताया है। कवि क्या भूलने की प्रार्थना करती है, तो कवि घर को भूले, नहीं मैं घर भी भूल जाऊं, मेरे पास रोटी भी ना हो, जो रोटी उसको भी कुत्ता ले जाए, मतलब मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। कवित्री प्रभु भक्ति के मार्ग में किसे बाधा मानती है, तो भौतिक वस्तुओं को बाधा मानती है भगवान के मार्ग में। कवित्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है, तो कवित्री के अनुसार घर अहंकार का, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया ना, अहंकार का प्रतीक है। कवित्री सांसारिकता को त्याग देना चाहती है, प्रभु के समर्पण हेतु, बड़ाई पाने हेतु, सम्मान के प्राप्ति हेतु, लोगों पर प्रभाव जमाने हेतु, तो कवि प्रभु के प्रति समर्पण होना चाहती है। तो बेटा यहाँ पर हमारा अक महादेवी जो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अवतार सिंह पास माफ कीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, अवतार सिंह पास। ठीक है। अवतार सिंह पास, और उन्होंने कविता लिखी है सबसे खतरनाक। अवतार सिंह पास, और उन्होंने कविता लिखी है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है, तो अभी आपने पढ़ा कि पास है। देखिए बेटा, आपसे मैं एक बात और बताना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप पढ़े ध्यान से पढ़े, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए जो खतरनाक, जो सबसे खतरनाक क्या है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, क्या है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ये ना रटने पर जोर दे, बल्कि कम पढ़े लेकिन समझ कर पढ़े। जितना पढ़ोगे, मतलब जितना आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का साफ हो जाएगा, तो पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जितना पढ़ें वो ये होना चाहिए कि यहाँ से तो प्रश्न आएगा तो मैं बिल्कुल गलत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैं एक बार मैंने पढ़ लिया ना, तो मैं उसे गलत के कोई चांस नहीं है। तो जब पढ़ने बैठे तो उन्हें लिखा कि इस कवि ने क्या लिखा, कहानी लिखी है, नाटक लिखा है, उपन्यास लिखा है, कविता लिखी, क्या लिखी है, तो इनको जो पढ़े अपनी निजी जिंदगी से जोड़ कर पढ़े, रटे ना। और अब आपको कई तो बच्चे ऐसे बोर हो जाओ, मैडम ज़्यादा टाइम ले रही है, कुछ बोल रही है। देखिए बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है आपका समय खराब करने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना करें। आप छोटी छोटी गलतियों से सिलेक्शन ना रुकवाए, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। तो आपको क्या है, आपकी योजना होनी चाहिए, हर पेपर के लिए योजना भी जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए आपका टाइम लेती हूँ, वरना मेरा कोई आपसे निजी स्वार्थ नहीं है, बस मैं आपका भला चाहती हूँ। सबसे खतरनाक शीर्षक कवि का क्या नाम है, पास। मेहनत की लूट का क्या अर्थ है, मेहनत की लूट, गद्दारी, दूसरे का धन हथियाना, परिश्रम की कमाई, लूट जाना, हराम की कमाई। तो बेटा इसमें रहेगा परिश्रम की कमाई, लूट जाना, मेहनत की लूट। ये तो देखिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये सीधा सा अर्थ है, सीधी सी बात है, तो समझ जाओगे आप। जुगनी की लोभ में पढ़ने का क्या अर्थ, देखिए भाई यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ रही है, इस बात का ध्यान रखें। जुगनू की लोभ में पढ़ने का क्या अर्थ है, ये मुहावरा है यहाँ पर। देखिए
एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ बेटा, ये 99% फैक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं जरूरी बातें बता रही हूँ। किसी भी, जैसे कई बच्चों को कंफ्यूज ये रहता है ये मुहावरे हैं लोकोक्ति है, कई बार पेपर में बनता है बेटा ये मुहावरी है लोकोक्ति है। आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बन सकता है आपसे, फिर बोल रही हूँ तो ध्यान दीजिए, तो सुना करो ध्यान से। अगर किसी भी शब्द के पीछे ना लग जाए ना तो बेटा वो 99% क्या होगा, मुहावरा होगा। और जो जो लोकोक्ति होती है बेटा उसको वो पूरा वाक्य होती है, उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो मुहावरा होता है वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का छोटा भाग होता है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में, तो यहाँ पर देखना ना आया तो ये क्या है, मुहावरा है। जुगनू की लौ में पढ़ने का क्या अर्थ है, जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई करना, कम साधनों में जीना, कम प्रकाश में काम आना, जुगनू को पकड़ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुगनू की लौ में पढ़ना मतलब कम साधनों में जीना। देखना आपने जुगनू देखा है, जिसको हमारे हरियाणा में पट बीजना बोलते हैं, पट बीजना, यानी वो रात को ऐसे ऐसे जैसे बिल्कुल छोटा सा होता है और जलता हुआ आगे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जुगनू होता है, तो उसका बिल्कुल कम प्रकाश होता है, उसी का प्रतीक मानकर बताया गया कि कम साधनों में जीना, क्योंकि उसका प्रकाश कम है ना। मुठियां बींचकर वक्त निकालने का क्या अर्थ है, मुठियां बींचकर वक्त, गुस्से को रोकना, मुक्का मारना, केवल समय व्यतीत करना, मुकाबला न करना। तो बेटा मुठियां बींचकर वक्त निकालकर गुस्से को रोकना। जैसे आपने देखा होगा ना, कई इंसान गुस्से में होता है तो गुस्से को रोकने के लिए मुठियां यानी अपना ही नुकसान कर लेते हैं और अपने गुस्से को अपनी मुठियां ऐसे दबाते हैं, ठीक है। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है, जनता का चुप हो जाना, विरोध के संकल्प का क्षीण होना, अन्याय को सहन करना, लालची होना। तो कवि के अनुसार होता है विरोध के संकल्प का क्षीण हो जाना। यदि विरोध के संकल्प का क्षीण हो जाना ये है सबसे खतरनाक। कवि ने जीवित मृत्यु किसे कहा है, शरीर के मरने को, निष्क्रिय होने को, प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करना, गतिहीनता। तो ऑप्शन नंबर सी सहीगा, प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करना जीवित मृत्यु है। जमी बर्फ का क्या अर्थ है, बर्फ का जमना, कुछ न करना, अत्यधिक ठंडा होना, संवेद शून्य होना। तो जमी बर्फ का अंतर बेटा संवेदन शून्य होना। संवेदना शून्य कैसे होता है कि जैसे इंसान नहीं तो उसको ये पता, यानी एक बर्फ को हम ठंडता का प्रतीक बोलते हैं, शीतलता का प्रतीक मानते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ ही मतलब इंसान एक इसको हम बोलते हैं ना, जो हमारी जो डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन बोलते हैं। तो मतलब कि उस पर कितना ही दुख हो सुख आए कोई लेना देना नहीं, वो हर व्यवहार में एक सर ना वो हंसे ना वो। तो बेटा इसमें क्या है, जमी बर्फ का होता है संवेद शून्य, यानी सुख दुख किसी चीज का एहसास न होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कवि ने किस की आंख को सबसे खतरनाक बताया है, संवेद शून्य को, जो देख न सकती हो, जो अत्यंत चंचल हो, जो अत्यंत बड़ी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा ए सही हो जाएगा, संवेदन शून्य आंखें हो जाना। यानी कवि ने हिंसा से भी अधिक खतरनाक किसे बताया है, अहिंसा को, हिंसा के प्रति उदासीन को, अन्याय को, अत्याचार को। तो कवि ने जो है हिंसा के प्रति उदासीन को बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में चांद किसका प्रतीक है, प्रस्तुत कविता में बेटा चांद किसका, ऑप्शन बनावटी शांति का, ठीक है। मिर्च की तरह गढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, कष्ट पहुंचाना, प्रसन्नता देना, तीखा लगना, स्वादिष्ट होना। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर कष्ट पहुंचा, मिर्च की तरह गढ़ना मतलब मिर्च होती है ना तो देखना कितनी जलन करती है, यानी हमारे आंखों में पड़ जाए कितनी, तो कष्ट तो होगा ना, मिर्च तो लग जाती है तो बहुत तीखी लगती है। कवि के अनुसार कौन सी रात खतरनाक है, कवि के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी, जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है। उल्लू और गिदड़ किसके प्रतीक है, उल्लू और गिदड़ बेटा अंधविश्वासों के प्रतीक है। आत्मा के सूरज के डूबने से क्या तात्पर्य है, आत्मा के सूरज से डूबने का तात्पर्य ऑप्शन अच्छे बुरे की पहचान न होना। हमेशा अंधेरे बंद दरवाजे किसे कहा गया है, हमेशा अंध बंद दरवाजे रूढ़िगत संस्कार वाले व्यक्ति को कहा गया है। तो जैसा कि हमारी जो है परंपरा, हम
जो परंपरा है, ये हमारी जो आदत है कि एक बार हम ओरल पढ़ते हैं फिर हम कविता पढ़ते हैं। तो बेटा ये सबसे खतरनाक जो है अवतार सिंह पास की है। तो इस कविता का उद्देश्य यही है, मूल उद्देश्य, कि व्यक्ति पर अत्याचार होते हैं ना, अत्याचार को सहन करना, यानी जो अत्याचार होते सबसे बड़ा खतरनाक है ये जो अत्याचार को सहन करता है, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, कुछ भी होता रहे संवेदन सुनने बोला हो जाता है, कुछ भी हो भी उससे कोई लेना देना नहीं है, अत्याचार हो रहे हैं तो होने दो। कहने का, कवि के कहने का मतलब है कि अत्याचारी इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि अत्याचार सहन करने वाला हो जाता है, क्योंकि उसकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए जो हमारे चारों ओर तरफ हो रहे हैं ना, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए। हम युवा हैं, हमें से डट कर लड़ना चाहिए। एक कवि का कहने का अभिप्राय यही है कि अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ये सबसे खतरनाक बात है कि जो व्यक्ति कितना ही अत्याचार हो और वो सहन करता रहे, लेकिन हमारे देहात में इस बात को अच्छी माना जाता है कि बस चुप रहो। और खासकर जो महिलाओं के लिए बोला जाता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो नहीं, आपको नहीं बोलना है, ये अच्छी नहीं है, ये उल्टा जवाब देती है। तो यही है कि मतलब सबका सम्मान करो, आप में संस्कार है उसका परिचय दो, लेकिन ये नहीं कि आप उसे ये जरूर समझाएं कि ये बात गलत है, ये सही है, तर्क वितर्क से अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो वो महिलाओं के लिए खासकर जो पढ़ी लिखी है उन्हें गलत बात का विरोध करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, निर्मला पुतुल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी कविता है आओ मिलकर बचाएं। तो ये ध्यान रखिए, हम कविता पढ़ रहे हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये नाटक का उपन्यास है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। खासकर विशेषकर ध्यान रखना बेटा इस बात का। आओ मिलकर बचाएं शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? जैसा कि मेरी आदत है मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, शुद्ध का ध्यान देना है। रचयिता ये बहुत बार पूछा जाता है, च को पर मात्रा नहीं आएगी, ये पर मात्रा आएगी, कौन सी आएगी? छोटी की आएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, निर्मला पुतुल इसकी जो है लेखिका है। क्या है? लेखी। बस्तियों के नंगा होने का क्या तात्पर्य है? बस्तियों के नंगा होने का तात्पर्य है मर्यादाहीन। क्या बेटा? मर्यादाहीन। शहर की आबो हवा का क्या अर्थ है? ये आपसे अर्थ पूछ लिया गया है। तो इसका नगर की बनावटी संस्कृति। माटी के रंग मुहावरे का क्या अर्थ है? माटी के रंग मुहावरे का अर्थ है स्थानीय प्रभाव। कवि ने जीवन की गर्माहट किसे कहा है? गर्मी को, सतर्कता को, जीवन के नए उत्साह को, जीवन विकास को। तो ऑप्शन नंबर सी सही कहा है, जीवन के उत्साह को। आगे बढ़ते हैं बेटा, परगना का क्या अर्थ है? परगना का अर्थ है बेटा क्षेत्र विशेष। ये नहीं बोलते कि हमारे परगना से आता है, ये हमारे परगना का, तो क्षेत्र विशेष। जैसे खेतों को बोलता नहीं हमारा परगना है, ये तुम्हारा परगना है, ऐसे यूज करते। ठंडी होती दिनचर्या के माध्यम से कवित्री ने क्या बताया? फिर कवित्री देख लेना, वह पर मात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दैनिक जीवन में व्यापक निराशा। मन का हरापन का क्या अर्थ है? मन की खुशियाँ। कई बार बोलते ना, अरे तुम तो बड़े हरे हरे लग रहे हो, बड़े हरे हो गए हो, तो खुशी का प्रतीक है, ठीक है। कवित्री लोगों के भीतर क्या जगाए रखना चाहती है? आग, संघर्ष की शक्ति, ज्ञान, आत्मा, मेल जोल। तो कवि क्या है? लोगों के आग की, संघर्ष की करने की, ये नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर से आग लग जाए, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये कि जैसे अभी आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है तो आपके अंदर से एक आग से निकल रही है कि संघर्ष नहीं, मैं अभी क्या है, थोड़े दिन बचे हैं, अभी तो 2-3 दिन बचे, जितना पढ़ लूँ बस पढ़ लूँ, अब की बार तो मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। तो अंदर से आपको क्या है? प्रेरणा मिल रही है, बड़ी उत्तेजित हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको जो है आपके सामने आपका टारगेट है, लक्ष्य है कि हमें उसको पाना है, हमें जॉब मिलेगी, फिर इतने सैलरी होगी। तो ऐसे ऐसे करके आप कितने जी आपको नींद सताए, चाहे भूख सताए, आप दिन रात लगे पड़े हो। तो इसलिए कभी कह रही है कि लोगों के बीच में संघर्ष की आग होना जरूरी है, ठीक है। संथाल में खुले आंगनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये संथाल बेटा जनजाति हमारे, उसका उस जाति के बारे में बातें कर रहे हैं। खुले आंगन का प्रयोग किसे बताया बेटा?
अब मेरी थोड़ी तबीयत खराब है बेटा, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मेरा गला भी खराब है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है। खेलने के लिए, नाचने के लिए, पशु बांधने के लिए, फुलवाड़ी सजाने के लिए, तो बेटा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, नाचने के लिए। संथाल में जो खुले आंगन ये नाचने के लिए प्रयोग होते हैं। कवित्री मैदानों को किसके लिए सुरक्षित रखना चाहती है? तो ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के खेलने के लिए। ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए। कवित्री बूढ़ों के लिए क्या सुरक्षित रखना चाहती है? पहाड़ों की शांति बूढ़ों के लिए, खेलों के मैदान बच्चों के लिए, आंगन नाचने के लिए। इस बात का ध्यान रखना क्या कि नाचने के लिए तो क्या आया है? आंगन आया है। खेलने के लिए क्या है? बच्चों के लिए मैदान आए हैं। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति आई। तीनों प्रश्नों का जो है तुलनात्मक रूप से याद रखना क्या इनमें अंतर है। कवित्री ने अविश्वास भरा दौर किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए से भौतिकवादी युग का। प्रस्तुत कविता में कवित्री किसके प्रति चिंता व्यक्त करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नष्ट हुई संथाली संस्कृति के प्रति। देखिए जो ये कवित्री है ये संथाली जनजाति से संबंध रखती है, निर्मला पुतुल, तो इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने संदेश दिया है। और इन्होंने एक सबसे खतरनाक जो है, आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर क्या बचाएं? पेड़ बचाएं, संस्कृति को बचाएं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे ये 6 से लेकर 10 तक MCQ क्वेश्चन पूरे होते हैं। पद्य भाग के गद्य के मैंने डाल दिए हैं। जिसने बाकी की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी तैयारी निरंतर रूप से जारी रहेगी। अब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ ही मैं विदा होती हूँ। धन्यवाद।